आज की कहानी स्टार्ट होने के पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हम बहुत ही जल्द स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक स्पॉटिफाई ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द स्पॉटिफाई ऐप डाउनलोड कर लें, बिकॉज़ अब से आपको हमारी कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ स्पॉटिफाई ऐप पर ही सुनने को मिलेंगी। So, download now to keep enjoying the podcast and also please follow me on Spotify. चलिए हम आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। So, as you know, जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और इंडस्ट्रीज चलना चालू हुई, सब लोगों को अपने काम के लिए वापस जाना पड़ रहा है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं कुछ आज से 2 हफ्ते पहले अपनी मेन फैक्ट्री जहाँ पर है मेरी कंपनी की, ठीक वहाँ के ही बगल वाले गांव में मैंने एक घर ले लिया। कंपनी वहाँ पर पूरा का पूरा इंतज़ाम करी हुई थी एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। चूँकि अभी अभी काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था तो हमें दिन रात कभी कभी फैक्ट्रीज में ही रहना पड़ता था। सो इट वॉज कन्वीनियंट फॉर मी कि मैं वहीं पर रह लूँ। मैं वहाँ पर रहना चालू ही किया था, लेकिन ऐसी जगह पर रहने की एक डाउन साइड है। अगर आपको शहर की तरफ आना होता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर कभी आप वक्त से घर नहीं पहुँच पाओ तो आपके पास ये भी फैसिलिटी नहीं होती है कि आप कुछ बाहर से खाने के लिए बुलवा सको। एप्लीकेशंस जो कि आप नॉर्मली यूज़ करते हैं फूड डिलीवरी के लिए, वो तो यहाँ पर अवेलेबल हो ही नहीं सकती। मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी, लेकिन आई कांट डू एनीथिंग। मैं वहाँ पर कई दिन तक रहा, लेकिन फाइनली एक दिन एक सिचुएशन ऐसी बनी आई कि मैं घर पर ना खाना बना सकता था ना ही कुछ। मैं लौट कर आ रहा था कि तभी मेरा ध्यान एक पुरानी सी दुकान की तरफ पड़ा। उस दुकान में ऊपर नंबर लिखा हुआ था और बगल में लिखा हुआ था होम डिलीवरी। मुझे ये देखकर थोड़ी सी राहत मिली कि कभी ना कभी अगर मुझे इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर इस नंबर पर फ़ोन करके ये बुला सकता हूँ। वो नंबर मैंने उस दिन तो यूज़ नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बाद ही मुझे इसकी ज़रूरत आखिरकार पड़ ही गई। फैक्ट्री में काफ़ी ज़्यादा काम होने के कारण उस दिन लगभग रात के 10:30-11 बज रहे थे। मैं अपने घर आया, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था कि तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं उसी से बुलवा लूँ। मैंने वो नंबर अपने फ़ोन पर खोजा और फाइनली उस नंबर पर मैंने फ़ोन किया। मैंने फ़ोन लगाना चालू करा। फ़ोन की रिंग जा रही थी और कुछ लगभग 1 से 2 रिंग के बाद ही सामने से किसी ने फ़ोन उठाया। जिन्होंने फ़ोन उठाया उनकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हैं। मैंने उनसे बोला, जी मैंने आपका बोर्ड देखा था और मैंने उस दुकान का नाम बताया, जिस पर कि उन्होंने कहा, यस हाँ, हमारे यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, वेज नॉन वेज एंड एवरीथिंग। जिस पर कि मैंने उनसे कुछ ऑर्डर करने को कहा था एंड मुझे अच्छे से याद है, आई थिंक उस दिन मैंने नॉन वेज ही खाया था। इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ आगे आपको समझ में आएगा। मैंने ऑर्डर किया एंड ऑर्डर करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि जी कितना टाइम लगेगा आने में लगभग, बिकॉज़ मैं काफ़ी ज़्यादा भूखा था। जिस पर कि उन्होंने जो कहा वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था। बस जितना जल्दी आप हमें बुलाना चाहेंगे उतनी ही जल्दी हम आपके पास आएंगे, उन्होंने ये कहा। जिस पर कि मैं 2 सेकंड तक कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाया और फिर मैंने कहा, जी ठीक है, पर एक बार आप एड्रेस तो सुन लीजिए। जिस पर कि उन्होंने कहा, अरे बाबूजी ये बहुत छोटा एरिया है,
हम कहीं ना कहीं से आपके पास आ ही जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा ना, अगर आप हमें दिल से बुलाना चाहेंगे तो हम खुद ब खुद आपके पास आ ही जाएंगे। मैंने उनकी बात ज़्यादा ध्यान नहीं दी और उन्होंने कहा ठीक है, आप जल्द से जल्द आइए, और मैंने फ़ोन कट कर दिया। अब वक्त काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। मैं फ्रेश होने बस अंदर तक जाने ही वाला था। लगभग 2 मिनट हुए थे कि मेरे घर की डोर बेल बजी। मैंने सोचा इतनी ज़्यादा लेट कौन आएगा, लेकिन मैंने जैसे ही डोर को ओपन किया, टू माय सरप्राइज एक बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग इंसान खड़ा था। मैंने उसके पूछा कि जी, जिस पर कि उसने सामने एक पार्सल आगे किया और उसने कहा आपका ऑर्डर सर। उसकी आंखें मैं उस अंधेरे में देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसके हाथ देखकर मैं समझ रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा एजेड है। उसने अपने चेहरे पर एक टोपी भी पहनी हुई थी। मैंने उससे बोला मैंने अभी अभी तो ऑर्डर किया था और आपको तो एड्रेस भी नहीं पता, आप इतनी जल्दी कैसे पहुंचे? जिस पर कि उसने फिर से एक अजीब सी हंसती हुई आवाज़ में कहा बाबूजी, हमने आपको कहा था आप जितना जल्दी हमें बुलाना चाहेंगे हम उतना ही जल्दी आपके पास आएंगे। मैंने उसकी बात सुनी और फिर कहा हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में कच्चा तो नहीं ले आए हो? और हाँ, सब कुछ फ्रेश है ना? ऐसा तो नहीं है कि कल का बना हुआ बस गरम कर कर ले आए हो? जिस पर कि उसने फिर से कहा बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब कुछ बिल्कुल गरम है। और मैंने उससे पार्सल लिया और उससे पैसे दिए। पैसे देने के बाद मैंने उसे सीधे अपनी डाइनिंग टेबल पर रखा और मैं फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होने के बाद मैं बाहर आया और उसके बाद बस डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठने ही वाला था कि तभी मेरा ध्यान उस पार्सल के साइड से फटे होने पर गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा सावधानी से उसे प्लेट में खोला। मैंने उसमें से चावल साइड करे और मैंने सब कुछ प्लेट पर डाला। मुझे सब कुछ तब तक बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा था। मैं उसे बस खाने वाला ही था कि तभी मैंने जो देखा वो देखने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने उसमें देखा उस चावल के बीच एक हड्डी थी। उस हड्डी में मांस था, लेकिन वो किसी जानवर का नहीं, वो मीट नहीं था, बल्कि वो एक इंसानी उंगली का टुकड़ा था, जिसे देखकर मैं वहीं पर उसे दूर फेंक दिया। मैं गुस्से के मारे जल्दी से वहीं पर कॉल किया, लेकिन कई रिंग जाने के बाद भी वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और घिन भी आ रही थी कि वहाँ पर ये कैसे आ सकता है। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि दोबारा डोरबेल बजी। डोरबेल बजने के बाद मैं एकदम से, जैसे ही मैंने दरवाज़ा ओपन किया, बाहर इस बार कोई भी नहीं था, लेकिन नीचे एक पार्सल रखा हुआ था। मैं नहीं चाहता था उस पार्सल को कि मैं अंदर लाऊं, सो मैंने वहीं पर उसे खोला। और इस बार जो मैंने खोल कर देखा, मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता मुझे कितना ज़्यादा रिग्रेट हुआ उस वक्त। जैसे ही मैंने खोला, इस बार वहाँ पर हड्डी नहीं थी। इस बार वहाँ पर 5 उंगलियां थीं, ठीक उस डब्बे के अंदर। ये देखने के बाद मैं बौखला गया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। मैंने उस डब्बे में लात मारकर उसे वहीं पर दूर फेंक दिया। मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया और उस रात मैं भूखा ही सो गया।
अगले दिन मैं डिसाइड कर चुका था कि मैं वहीं पर जाऊंगा और उस इंसान को कन्फ्रंट करूंगा और पुलिस को भी इस बारे में इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा वहाँ पर तो कोई दुकान थी ही नहीं। मैंने जो नंबर से कल फ़ोन किया था मैंने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन जो मेरे पास था मैंने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस मेरे घर आई और उन्होंने वो सब एविडेंस भी कलेक्ट किया, लेकिन किसी को भी उस बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं था। मैं ये सब कुछ सोच कर और उस सिचुएशन को एनालाइज करके मैं अपना ध्यान भी अपने काम पर नहीं लगा पा रहा था कि तभी मुझे ध्यान आया। जब मैं इस फैक्ट्री में फ़र्स्ट टाइम आया था मैंने कुछ वर्कर्स से मिला था जो कि यहाँ के लोकल ही रहने वाले हैं। उनमें से एक को मैंने अपने केबिन में बुलाया। वहाँ आने के बाद मैंने उससे पूछा, एक बात बताइए, ये फैक्ट्री से ही लग कर एक होटल जैसी है, जो कि एक्चुअली होटल तो नहीं है लेकिन हाँ आई थिंक इस एरिया के हिसाब से वही एक होटल है। अब वो चलती है या नहीं चलती है, या वो बंद हो गई है? कल तक तो वो चालू थी। जिस पर कि उसने मुझे एक अजीब सी नज़रों से देखकर कहा, बाबूजी वो आज या कल में बंद नहीं हुई है, वो लगभग 5-6 साल से बंद ही है। जिस पर कि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा क्यूरियस हुआ और मैंने उससे पूछा, बंद क्यों हुई थी वैसे वो? जिस पर कि उसने कहा, बाबूजी उसकी दुकान का जो मालिक था ना एकदम सनकी था। वो आपको अगर आप मीट खाने जाओ या आप कुछ भी नॉनवेज खाने जाओ तो वो आपको इंसानी मांस भी खिला देता था। लोगों को जब पता चला कि वो आपको एक्चुअली नॉनवेज की जगह इंसानी मांस खिला रहा है, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया, लेकिन हमें पता नहीं वो किसको मार कर किसको खिलाता था। मालिक उसकी बात मत करिए। उसका ये एग्जैक्ट रिप्लाई था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं उसे क्या एक्सप्लेन करूं, मेरे साथ क्या हुआ, बिकॉज पुलिस के पास भी इसका कोई भी जवाब नहीं था। पिछले 5-6 सालों से वो यहाँ पर आया ही नहीं उसके अकॉर्डिंग। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है वो कैसा दिखता था? जिस पर कि उसने कहा, बाबूजी मुझे जितना याद है वो काफ़ी बुढ़ा था और वो अजीब सी आवाज़ में बात करता था, लेकिन हाँ उसकी दुकान का एक चीज़ थी जो सब लोगों को बहुत ही अच्छे से याद है। वो जब भी ऑर्डर लेता था वो हमेशा यही कहा करता था, बस जितना जल्दी आप हमें बुलाएंगे हम उतना ही जल्दी आपके पास आएंगे। और ये सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ बिल्कुल असली था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मैंने उन्हें कहा, ठीक है थैंक यू, आप काम पर जाइए। आई डोंट नो वो क्या था, मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन अभी तक समझ नहीं आया उस चीज़ का। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, असली कहानी मुझे पता चल गई, लेकिन वो बूढ़ा इंसान कौन था वो अभी भी मेरे लिए एक मिस्ट्री है। मैं हूँ आपका होस्ट सार्थक मिश्रा, और आज से मैं आपको दोबारा याद दिला दूँ, आपको हॉरर टाइम पॉडकास्ट सुनने के लिए स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। और प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर फॉलो ज़रूर 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 कर लें। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू ऑन स्पॉटिफाई।